नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। प्राइम टाइम एट 9 में सबसे पहले बात उस खबर की जिसे सोचकर ही मन में गुस्सा भर जाता है। बंगाल में डॉक्टर बेटी से दरिंदगी पर डॉक्टर से लेकर सियासी गलियारों में उबाल अभी भी कायम है। आरजे के अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज चौथे दिन भी पूछताछ हुई। खबर यह है कि सीबीआई के सवालों से संदीप घोष परेशान हो गए हैं। दूसरी तरफ आरोपी संजय रॉय का आज भी साइकोलॉजिकल टेस्ट किया। सबूत जुटाने के लिए अब सीबीआई आरोपी का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करेगी, जिससे कोर्ट से इजाजत भी मिल गई है। डॉक्टर्स अभी भी सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इसका कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई, उसके परिवार को इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। বেঈমান বিশ্বাসঘাতক এরা কি বলছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রিজাইন করো, তার গায়ে কালি লাগানোর চেষ্টা করবে না, হাতটা মুচড়ে দেবে তৃণমূল কর্মীরা। आज रक्षाबंधन का पर्व है। बहनें भाइयों से रक्षा का वचन ले रही हैं, लेकिन कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ बंगाल के साथ साथ पूरा देश गुस्से में है। डॉक्टर बेटी के गुनहगार को सजा दिलाने के लिए सीबीआई कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय के दिमाग से वो सारी बातें निकालने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिससे आरोपी बोलने को तैयार नहीं है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से हुई दरिंदगी केस में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात लेडी डॉक्टर के साथ हुई जघन्य वारदात में कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को चंद घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में संजय ने गुनाह कबूल किया, लेकिन खबर आई कि जैसे ही केस सीबीआई के पास पहुंचा, संजय ने अपनी जबान पर ताला लगा लिया। लेकिन अब संजय रॉय के शातिर दिमाग के हर कोने तक पहुंचने की तैयारी कर रही है सीबीआई। केस से जुड़े सवालों को जानने के लिए सीबीआई संजय रॉय का ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर रही है। मामले में मिसिंग कड़ियों को जोड़ने के लिए 3D क्राइम सीन स्कैनर का सहारा ले रही है। साथ ही सीबीआई को कोर्ट से संजय रॉय के पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने की भी इजाजत मिल गई है। सीबीआई ब्रेन मैपिंग के जरिए जानने की कोशिश कर रही है कि क्या संजय रॉय के अलावा भी कोई इस वारदात में शामिल था। संजय रॉय ने पीड़िता के साथ इतनी बर्बरता क्यों दिखाई? क्या संजय पर किसी तरह का दबाव बनाया गया था? ट्रेडिशनल क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें मिसिंग रही होंगी, सही से जो है करेक्ट नहीं हो पाया होगा, तो 3D क्राइम सीन स्कैनर उसको प्रॉपरली जो है कैप्चर करेगा, स्कैन करेगा और उस तरीके से वहाँ उस एरियाज में भी जो है फिजिकल एविडेंस को उठाने की कोशिश की जाएगी। और इस मेथोडोलॉजी से जितने तरह के पैरामीटर्स हो सकते हैं क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शंस के, यदि सीसीटीवी उस रूम में नहीं था तो जो लोग आए, कितने लोग आए, कब कब आए और क्या कंडीशंस रहा होगा, किस तरह से उनका मूवमेंट रहा होगा, और जिस तरह से जो अभी तक फिजिकल एविडेंस क्राइम सीन पे मिला या डेड बॉडी मिली, जो भी चीजें मिली, उस हिसाब से जो है उसको मैप किया जा सकता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और जो लैक ऑफ फिजिकल एविडेंसेस है उसको प्रॉपर वे से कलेक्ट किया जा सकता है। आपको बता दें कि किसी व्यक्ति की आदतों को समझने के लिए ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाता है। इससे शख्स की आदतों, व्यवहार, समझ और उसके दिमागी हरकतों का पता चल जाता है। जांच एजेंसी अपराध को लेकर सवाल पूछती है और दिमाग में होने वाली हलचल से जवाबों का पता लगाया जाता है। लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के आरोप में पुलिस ने इकलौते आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया। संजय रॉय को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, उसने आरोपी के क्रिमिनल माइंडसेट का पर्दाफाश किया है। साथ ही संजय रॉय की पुलिस से करीबी के भी तार सामने आ रहे हैं। ग्राफ मशीन में इस तरीके से काम होता है कि वो हमारे ब्रेन के, हमारे वाइटल्स, हमारी बॉडी के जो सारे वाइटल्स है, बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर का, हमारा पल्स रेट हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी रेट हो गया और हमारा जो बात करने का स्टाइल है और हम जैसे बोलते, तो वो सारा चीजें रिकॉर्ड होता है। मतलब आपका हाव भाव होता है और वाइटल्स, तो हमारे ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स भी होते हैं उसके अंदर रिकॉग्नाइज। और जैसे ही पेशेंट से हम सवाल पूछते हैं
है। और सवाल ऐसे होते डायरेक्ट सवाल की यस और नो के उसमें कि हाँ या ना के उसमें, जिसमें मतलब तीसरा कोई विकल्प नहीं होता, तीसरा विकल्प। और उसमें हम कई रेलेवेंट सवाल और इररेलेवेंट सवाल की पूरी एक चीजें पूछते जिससे हमारे पास एक ग्रुप बन जाए कि भी पेशेंट किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस तरीके से बता रहा है। इररेलेवेंट सवाल से हमारा एक कंट्रोल बन जाए कि भी हम ये बता सकते हैं कि किस तरीके से जो पेशेंट है वो सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा। और जब हम रेलेवेंट सवाल पूछे तो उसके मैपिंग से हम करेक्टली बता। जानकारी के मुताबिक आरोपी संजय मोबाइल पर अश्लील फिल्में देखने का आदी था और संजय को लेकर महिलाओं में इतना खौफ था कि उसके आते ही महिलाएं छिप जाती थी। संजय महिलाओं पर बुरी नजर रखता था और भद्दे कमेंट्स किया करता था। इतना ही नहीं, बताया गया कि आरोपी संजय ने कई लोगों से पैसे उधार लिए लेकिन कभी लौटाए नहीं। संजय रॉय पर जबरन वसूली, महिलाओं को डराने धमकाने समेत कई मामलों की भी जांच हो रही है। संजय रॉय ने 2019 में कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वॉलंटियर बना और उसको कई सुविधाएं भी मिली हुई थी। उसे कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन में घर भी मिला हुआ था। संजय रॉय अक्सर आरजी कर अस्पताल की पुलिस चौकी में मौजूद रहता था। संजय राय पिछले 2 साल से घर में नहीं आ रहे हैं। वो शादीशुदा है लेकिन उनका बीबी है कि नहीं वो भी किसी को मालूम नहीं है। संजय के माँ यहाँ पे है, पहले हम लोग उसके घर में जाएंगे। ये जो सामने में जो घर दिखाई दे रहा है यही संजय राय का घर है। उनके मम्मी यहाँ पे रहते हैं लेकिन उनके 4 बहनें जो है, उनके 4 बहनों की शादी हो गई, वो लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं। लेकिन उनका माँ का कहना है बहुत दिन हो गए उनके लड़के घर पे नहीं आ रहे। आसपास से जानकारी मिल रहा है कि संजय राय कोलकाता पुलिस में काम करते थे, लेकिन उसके बाद क्या करता है नहीं करता है ये किसी को मालूम नहीं है, ऐसा ही बोल रहे हैं यहाँ के आदमी लोग। संजय की मम्मी यहाँ पे है, उनका कहना है कि लड़के के संग उनका बातचीत नहीं होता है, वो भी ढूंढते फिरते रहता है कहाँ पे है उनके बेटे। दरअसल ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह की हैवानियत के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है उसको समझने के लिए भी ये टेस्ट बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरा देश एक एक सच जानना चाहता है, आरोपी को सख्त सजा दिलाना चाहता है और ये केस भी सीबीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोलकाता कांड को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और इसी वजह से अब ममता के करीबियों की भी नाराजगी सामने आने लगी है। इस वारदात को लेकर टीएमसी के कुछ नेताओं का रुख ऐसा है जिससे पार्टी में बगावत जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। নিজে থেকে কিছু রেজ করি, আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, আমি তার উত্তর দিচ্ছি। पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी वर्सेस टीएमसी। अपनों से ही ममता बनर्जी को चुनौती। दीदी के खिलाफ टीएमसी के 4 किरदार। कलकत्ता रेप मर्डर कांड में ममता बनर्जी पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन अब दीदी अपने ही चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही हैं। कलकत्ता कांड पर ममता बनर्जी एक तरफ जनता के गुस्से का सामना कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अपने ही सिपहसालारों के आरोप, हमले और सवाल खड़े होने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के पॉलिटिकल कॉरिडोर में 4 ऐसे किरदारों की चर्चा है जिनको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये हर कोई जानता है कि राजनीति में बगावत के शोर भले ही ऊंचा हो, लेकिन बगावत की तैयारी हमेशा सन्नाटे में होती है। ममता बनर्जी पिछले 13 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन बीते 1 साल में ममता बनर्जी की सरकार अलग अलग कारणों से सवालों के घेरों में रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि संदेश खाली और कलकत्ता रेप मर्डर जैसी घटनाओं में ममता बनर्जी और टीएमसी दोनों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। शायद यही वजह है कि टीएमसी के पावर सेंटर में ही बगावत की चिंगारी दिखने लगी है। ममता के खिलाफ किरदार नंबर 1। कलकत्ता कांड को लेकर सवाल उठाने वालों में सबसे पहला नाम है टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, जो पार्टी लाइन से अलग जाकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सुखेंदु शेखर ने एक्स पर पोस्ट कर कलकत्ता पुलिस कमिश्नर और पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ की मांग की। और तो और सुखेंदु शेखर ने कलकत्ता पुलिस की कार्रवाई में भी देरी को लेकर सवाल खड़ा किया। ममता के खिलाफ किरदार नंबर 2। कलकत्ता कांड को लेकर ममता बनर्जी को घेरने वाला दूसरा किरदार है कृणाल घोष, जो लगातार ममता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कृणाल बार बार पूर्व प्रिंसिपल को प्रोटेक्शन का आरोप लगाते हुए अभिषेक बनर्जी के सामने आने की अपील कर रहे हैं। ममता के खिलाफ किरदार नंबर 3। ममता के खिलाफ मोर्चा खोलने वाला तीसरा नाम है पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन का।
दरअसल शांतनु सेन कोलकाता कांड को लेकर अभिषेक बनर्जी से आगे आकर नेतृत्व संभालने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा है कि अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व समय की मांग है। ममता के खिलाफ किरदार नंबर 4 और ममता के खिलाफ मोर्चा खोलने वाला चौथा किरदार है टीएमसी का युवा और छात्र संगठन। माना जा रहा है कि टीएमसी के कई यूथ लीडर अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व की मांग कर रहे हैं। टीएमसी सूत्रों की माने तो डॉक्टर मर्डर केस में ममता के स्टैंड को लेकर अभिषेक बनर्जी नाखुश हैं, इसीलिए उन्हें पार्टी के प्रदर्शन से भी किनारे रखा गया है। तृणमूल कांग्रेस ने अभिषेक बनर्जी के फॉलोअर्स, छात्र नेता, युवा नेता सभी सोशल मीडिया में कैंपेन चला रहे हैं। लिख रहे हैं कि সময়ের ডাক सेनापति पद देखार, अर्थात समय कह रहा है कि सेनापति को रास्ता दिखाने के लिए सामने आना चाहिए। ये बात और है कि ममता के खिलाफ पार्टी के अंदर पिछले 13 साल में कभी कोई आवाज नहीं उठी और अब जो टीएमसी नेता कलकत्ता कांड को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं वो सभी अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अब टीएमसी के सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को कमान देने का वक्त आ गया है। सोमित सेन गुप्ता, जी मीडिया, कलकत्ता। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां निजी अस्पताल में दलित नर्स के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। रेप का आरोप अस्पताल के संचालक डॉक्टर शाहनवाज पर लगा। शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है, लेकिन क्या रेप के आरोपी के अस्पताल पर बुलडोजर चलाकर बाबा इंसाफ की नई लकीर खींचकर बंगाल के लिए नजीर पेश करेंगे? जगह अलग अलग लेकिन हैवानियत एक जैसी। यूपी के मुरादाबाद में हुई कोलकाता रेप जैसी वारदात। डॉक्टर ने बंधक बनाकर नर्स से किया दुष्कर्म। मुरादाबाद का एमबीएम अस्पताल, जहां बीती रात एक दलित नर्स के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। नीली टी शर्ट में नजर आ रहा शख्स डॉक्टर शाहनवाज है। आरोप है कि शाहनवाज ने इमरजेंसी केस का बहाना बनाकर नर्स को अस्पताल में बुलाया और फिर उसे बंधक बनाकर घिनौना कुकृत्य किया। क्लिनिक के अंदर नर्सिंग कर्मी है, उसी क्लिनिक के डॉक्टर द्वारा उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर 3 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है शाहनवाज जो कि इस हॉस्पिटल का डॉक्टर है और दूसरा व्यक्ति है जुनैद और इसमें एक महिला है जिसका नाम है महनवाज। शाहनवाज के साथ नजर आ रहे ये बाकी दोनों भी नर्स की आबरू तार तार करने के आरोपी हैं, जिनमें वार्ड बॉय जुनैद और महिला नर्स महनाज भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि महनाज ने साजिश के तहत पीड़िता को शाहनवाज के ऊपर वाले कमरे में जाने को कहा। पीड़िता ने जब कमरे में जाने से इनकार किया तो जुनैद और महनाज उसे जबरदस्ती घसीटकर कमरे में ले गए। उसे अंदर धक्का देकर कमरा बाहर से बंद कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर शाहनवाज ने दलित नर्स को बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। उसके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। रेप के बाद डॉक्टर ने पीड़िता का मोबाइल फोन भी छीन लिया ताकि वो पुलिस को घटना की सूचना न दे सके। फिलहाल मुख्य आरोपी डॉक्टर शाहनवाज और बाकी दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन तीनों व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने स्तर पर एक टीम गठित की गई और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की दृष्टिगत हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। डॉक्टर शाहनवाज के खिलाफ रेप, SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है, जबकि नर्स महनाज और वार्ड बॉय जुनैद के खिलाफ साजिश में शामिल होने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपी डॉक्टर शाहनवाज MBM अस्पताल का संचालक है, जो पत्नी के साथ मिलकर इस अस्पताल को चलाता है। इसी अस्पताल के ऊपरी माले पर शाहनवाज का घर भी है। रेप के आरोपों से इलाके में हलचल तेज हुई तो प्रशासन ने भी अस्पताल में छापेमारी की और अनियमितताओं के तहत अस्पताल को सील कर दिया। तो वहां पर अपनी एक टीम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठाकुर द्वारा से मौके पर भेजा तो वहां पर इनमें से कोई भी लोग मौजूद नहीं पाए गए। वहां पर इनकी OT व अस्पताल को सील करा दिया गया। सोचिए, एक तरफ कोलकाता में डॉक्टर बेटी से दरिंदगी पर समूचा हिंदुस्तान सड़कों पर उतर आया।
ऐसे धधकते माहौल के बीच भी एक डॉक्टर ही अपने ही अस्पताल की नर्स की अस्मत का लुटेरा बन जाए तो ऐसे लोगों की ज़हनियत पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई ये इंसान है या फिर सिर्फ इंसान का चोला ओढ़े हैं, क्योंकि एक इंसान ऐसा घिनौनापन तो कर नहीं सकता। आकाश शर्मा, जी मीडिया, मुरादाबाद। 140 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई कानून नहीं है। बीते कुछ साल से न सिर्फ हिंदुस्तान की आबादी तेजी से बढ़ी है, बल्कि भारत के डेमोग्राफी में भी बड़ा बदलाव आया है। वहीं अब बीजेपी के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने देश की बदलती डेमोग्राफी पर बयान देकर एक नई बहस छेड़ दी है। 30 साल बाद आप लोग रह नहीं पाएंगे। कब बस चले तो गृह युद्ध आज ही से शुरू कर दो। गृह युद्ध का तो तैयारी है, डेमोग्राफी चेंज हो ही रहा। 30 साल बाद भारत में बांग्लादेश जैसे हालात। बदलती डेमोग्राफी, बढ़ती आबादी से चुनौती। 2054 में गृह युद्ध, निशाने पर होंगे हिंदू। आखिर 2054 को लेकर इतनी बड़ी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है? क्या 30 साल बाद भारत में गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं? क्या भविष्य में बढ़ती आबादी भारत के लिए बड़ा खतरा बन जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो निशाने पर कौन होगा? इंदौर में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये आकलन उनका नहीं बल्कि सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी का है। मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर, वो काफी सामाजिक काम में, उन्होंने कहा 30 साल बाद इस देश के अंदर गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। 30 साल बाद आप लोग रह नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति बन सकती है जिस प्रकार की हमारे देश के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है। कैलाश विजयवर्गीय अकेले नेता नहीं है जो देश की डेमोग्राफी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी इसे लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। गृह युद्ध का तो तैयारी है, डेमोग्राफी चेंज हो ही रहा। अगर किसी को नहीं दिखाई देता है, वोट के लिए अंधे हो जाते हैं क्योंकि अलायंस किए हैं। वहीं कांग्रेस ने इस आशंका पर बीजेपी पर निशाना साधा, देश में गृह युद्ध जैसे हालात बनाने का आरोप लगाया। कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो बयान दिया है कि 30 साल के बाद गृह युद्ध हो जाएगा, ये उनके दिल की ख्वाहिश है और वो तो उनका बस चले तो गृह युद्ध आज ही से शुरू कर दे। अब सबसे पहले समझिए कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय और गिरिराज सिंह 2054 को लेकर ऐसी आशंका क्यों जाहिर कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है तेजी से बदलती भारत की डेमोग्राफी। आंकड़े बताते हैं कि बीते 70 साल में जहां हिंदुओं की आबादी तेजी से घटी है, तो वहीं मुसलमानों की जनसंख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पिछले 70 साल में हिंदुओं की आबादी 84.68% से घटकर 78.06% हो गई, यानी करीब 6% कम। जबकि इसी दौरान मुसलमानों की आबादी 9.84% से बढ़कर 14.2% हो चुकी है, यानी 4.36% का इजाफा। जाहिर है ये वही आंकड़ा है जिस पर 2054 को लेकर इतनी बड़ी आशंका जताई जा रही है। बीजेपी के कुछ नेता लंबे समय से पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कड़े कानून की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल इसे राजनीति से जोड़कर देखते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत में बाकी देशों की तरह पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने का वक्त आ गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आगे देखिए 3 मिनट 30 खबर।